हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। ये यूपी पीजीटी की जो स्पेशल सीरीज़ है, इसमें जो पाश्चात्य विचारकों के बारे में सिलेबस में दिया है, आज उसी में पहला नाम जो है ऑगस्ट काम्टे का आता है और उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इग्नू सीरीज़ में ऑलरेडी हम लोग ऑगस्ट काम्टे के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ ही ये भी मैं बता दूं कि ऑगस्ट काम्टे के बाद हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आएगा। हर्बर्ट स्पेंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो कार्ल मार्क्स, एमिल डर्कहाइम, ये सारे नाम हैं, इसको हम लोग चाहे वो नेट के हिसाब से स्पेशल जो 26 थिंकर्स की सीरीज होती है या फिर यूपी पीजीटी के, दोनों को कंबाइन करते हुए हम लोग उन विचारकों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ऑगस्ट काम्टे के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर ऑगस्ट काम्टे की बात करें तो ये आप सभी को पता है कि ऑगस्ट काम्टे जो हैं वो समाजशास्त्र के पिता हैं। 1838 में समाजशास्त्र एक नए विषय के रूप में उत्पन्न होता है, या ये बोलें कि एक नए विषय के रूप में ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र को लाते हैं। तो ये सभी को पता है, ऑगस्ट काम्टे जो हैं वो फ्रांस से संबंधित हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा, फ्रांसीसी क्रांति जो थी उससे सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे। और फिर इनके मन में विचार आया था कि हमें एक ऐसे विषय को बनाना चाहिए जो कि समाज का वैज्ञानिक रूप से सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर सके। यहाँ पे आप लोगों को ऑगस्ट काम्टे की इमेज दिख रही है और अब हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पूरा नाम इनका जो है वो रेसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रेंकोइस जेवियर कॉम्ट है। बहुत बड़ा नाम है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने ऐसे ही आप लोगों के लिए फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये इनका टाइमलाइन है 1798 से लेके 1857 ईस्वी तक का। इनका जन्म जो है 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पे हुआ था। अपने गुरु व मित्र सेंट साइमन के साथ मिलकर ये कार्य शुरू किए थे और 1822 ईस्वी में प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इनसे संबंधित हैं। जब सेंट साइमन और ऑगस्ट काम्टे दोनों मिल के और इस बात पे विचार विमर्श कर रहे थे कि हम लोगों को एक ऐसे विषय के रूप में एक नया विषय लाना चाहिए जो कि समाज का व्यवस्थित अध्ययन कर सके, तो उस समय इन लोगों का जो पहला साथ मिल के कार्य शुरू हुआ था वो ये था। और इसके बाद से दोनों में अनबन हो गई थी और उसके बाद से दोनों जो हैं वो अपने अपने अलग रास्ते हो गए थे। काम्टे द्वारा सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए एक नए पृथक विज्ञान सामाजिक भौतिकी का उल्लेख किया गया। ऑगस्ट काम्टे ने सोचा कि जो एक नया विषय होगा उसको हम लोग सामाजिक भौतिकी कहेंगे। इस विषय के मूर्त स्वरूप प्राप्त करने से पहले ही, अर्थात ये एक सब्जेक्ट के रूप में फॉर्म होता उससे पहले ही बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे एडोल्फ क्वेटलेट, इनके द्वारा ऑलरेडी प्रयोग किया जा चुका था। और जिस निबंध में इन्होंने प्रयोग किया था वो निबंध था एन एसे इन सोशल फिजिक्स। एन एसे इन सोशल फिजिक्स, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सोशल फिजिक्स अर्थात सामाजिक भौतिकी ऑलरेडी प्रयोग में लाया जा चुका था। अब काम्टे के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो फिर सोच रहे थे कि अब नाम कुछ नया ढूंढते हैं। तो फिर 1838 में ही काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र शब्द गढ़ा गया। आप सभी को पता है सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी जो है वो लैटिन और ग्रीक दो भिन्न शब्दों से बना है। तो आप लोगों को पता है कि जो सोशियस है ये आप लोगों का लैटिन हो जाता है और जो लोगस है ये ग्रीक है। तो
ये दो भिन्न भाषाओं से मिलके सोशियोलॉजी बना हुआ है। और इसी को J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि जो समाजशास्त्र है अर्थात सोशियोलॉजी है, अगस्ट काम्टे में ने जो एक नया विषय बनाया है उसका नाम रखा है ये दो भाषाओं की अवैध संतान है और इसका नाम बदल के ईथोलॉजी रख देना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा था, इसका नाम बदल के ईथोलॉजी रख देना चाहिए। ये J.S. मिल के द्वारा कहा गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, विभिन्न बार हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको डिस्कस करने के पीछे मेन कारण यही होता है कि जब हम बार बार डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक पे तो वो ऐसे ही याद हो जाता है। तो इसको आप लोग बार बार न जाने कितनी बार लेक्चर में सुन चुके हैं, तो ये कुछ फैक्ट्स जो हैं वो अपने आप ही याद हो जाते हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। पहली पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी जो है 1830 से 1842 के बीच में 6 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पे इस पुस्तक में आखिर में किस किस टॉपिक पे डिस्कस किया गया है, तो इस पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ दिया जाता है कि अगस्ट काम्टे ने त्रिस्तरीय जो सिद्धांत दिया है वो अपनी किस पुस्तक में दिया है, या फिर सामाजिक स्थैतिकी एवं सामाजिक गतिकी के बारे में उन्होंने किस पुस्तक में कहा है, या फिर समाजशास्त्र के ही बारे में उन्होंने अपनी किस पुस्तक में चर्चा की है। तो प्रत्यक्षवाद, त्रिस्तरीय सिद्धांत, सामाजिक स्थैतिकी एवं सामाजिक गतिकी तथा समाजशास्त्र का उल्लेख पॉजिटिव फिलॉसफी बुक में किया गया है। इनकी दूसरी पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव पॉलिटी जो है 1851 से 1854 के बीच में 4 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में मानवता के धर्म का वर्णन किया गया है। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इन्होंने मानवता के धर्म का जो है वो पॉजिटिव पॉलिटी नामक अपनी पुस्तक में चर्चा किया है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न होता होगा कि कौन सा 6 वॉल्यूम में है, कौन सा 4 वॉल्यूम में है। ये अगर आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, इससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। पॉजिटिव फिलॉसफी, आप लोग देखेंगे कि जो फिलॉसफी है वो बड़ा है। दूसरी बुक है पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव को आप लोग साइड करिए, ये दोनों सेम है तो इसको साइड करते हैं। फिलॉसफी और पॉलिटी में आप लोग देखेंगे कि फिलॉसफी जो है वो उसमें लेटर्स ज़्यादा हैं, पॉलिटी में कम है। तो जिसमें ज़्यादा हैं उसके वॉल्यूम भी ज़्यादा हैं और जिसके कम है उसके वॉल्यूम भी कम है। ये आप लोगों को ज़रूर याद रखना है कि एक बुक 6 वॉल्यूम में है और एक 4 वॉल्यूम में है। तो फिलॉसफी जो है वो 6 वॉल्यूम में है और पॉलिटी जो है वो 4 वॉल्यूम में है। अभी उम्मीद है कि आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है कैटेकिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। कैटेकिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म जो है वो 1852 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में प्रजातंत्र का उल्लेख किया गया है। एक और बुक है एजुकेशन एंड सोसाइटी। ये बुक जो है वो मरणोपरांत लिखा गया है, अर्थात इन्हीं के कृत्रिम जो भी इनके लेख थे उन्हीं को इस बुक के रूप में फॉर्म किया गया है। और इनकी एक बुक है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1856 में। तो यहाँ पे हम लोगों को देख के एक बात क्लियर हो जा रही है कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो इनकी आखिरी बुक है। अगर पूछ दिया जाए कि अगस्ट काम्टे के द्वारा जो रचित कृति है वो आखिरी कृति कौन सी थी, तो वो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि 1856 में है, क्योंकि 1857 में अगस्ट काम्टे की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं जिसमें कि एक आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दिमागी शुद्धता या दिमागी सफाई भी कहते हैं। इसे सेरेब्रल हाइजीन का
थ्योरी या कॉन्सेप्ट कहते हैं या फिर सिद्धांत कहते हैं। ये आखिर में क्या है, तो उस समय जिस समय अगस्ट काम्टे फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा वहाँ के समाज में अस्थिरता नज़र आ रही थी, तो उस सामाजिक अस्थिरता के बीच में विभिन्न विचारक थे, विभिन्न विद्वान थे, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। तरह तरह की किताबें लिखी जा रही थी और तरह तरह की जो मैगज़ीन थी या न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आते थे, तो उनको पढ़ के बहुत ही ज़्यादा भ्रामक स्थिति थी। इसके लिए अगस्ट काम्टे ने ये सोचा कि हमें अगर अपने कुछ सोचना है तो कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान रखना है, हमें क्या सोचना है या फिर हमें क्या स्टडी करना है, हमें क्या अध्ययन करना है, सिर्फ हमें उसी के बारे में सोचना है। बाकी विद्वान, बाकी विचारक क्या कह रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसी को इन्होंने दिमागी शुद्धता या फिर सेरेब्रल हाइजीन कहा है। इसको अगर हम लोग भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो महात्मा गांधी जी का जो आप लोग 3 बंदरों की जो देखा जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, तो ये कॉन्सेप्ट इस पे फिट बैठता है कि हमें किसी दूसरे के बारे में नहीं देखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने एक त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है और इसे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस या फिर लॉ ऑफ प्रोग्रेस भी कहते हैं, इसे प्रगति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि इसे प्रगति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि जो मानव समाज है वो विकसित अवस्था में आगे को बढ़ता जा रहा है, तो उसी को इन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा था। पहला था धार्मिक स्तर या इसे काल्पनिक स्तर भी बोलते हैं, इसे थियोलॉजिकल स्टेज कहते हैं। ये दोनों टर्म्स आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, धार्मिक स्तर या फिर काल्पनिक स्तर या फिर थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज भी आप लोग याद रखिएगा, समटाइम्स एग्ज़ाम में हिंदी में ही पूछ देता है थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरा है तात्विक स्तर, इसे मेटाफिजिकल स्टेज कहते हैं। और तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर, इसे पॉजिटिविज्म या पॉजिटिव स्टेज या फिर इसे साइंस स्टेज भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, विज्ञान का स्तर। तो इन तीनों में अगर अंतर किया जाए, हालांकि आप लोगों को पता होगा, बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे जो थी अलौकिक शक्तियाँ जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा विश्वास था और उसी के अनुसार मानव जो है वो सोचता था। तो पहले स्टेज में ये आ जाता है। दूसरा जो है तात्विक स्तर, तो जैसे कि हम जो चीज़ें देखते थे उनमें हम विश्वास करते थे। जैसे कि पीपल का पेड़ है, उसकी पूजा हम करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, वायु को देवता मान लिए। तो जिन्हें हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उन्हीं को हमने शक्तिमान मान लिया, उनमें मान लिया कि कुछ अलौकिक शक्तियां हैं और वो हमारे लिए अच्छे कार्य करते हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये दूसरा स्टेज आता है। तीसरा स्टेज जो है वो प्रत्यक्षवादी स्तर होता है, इसे पॉजिटिविज्म स्टेज कहते हैं। और यहाँ पे इस स्टेज में मानो जो है वो कम्प्लीटली साइंस बेस्ड हो जाता है, अर्थात कोई भी घटना यदि घट रही है तो हम यूं ही इसे किसी शक्ति से जोड़ के नहीं देखेंगे, बल्कि उसके पीछे कुछ रीजन होगा, उसके हम परीक्षण निरीक्षण करेंगे, उसके कार्य कारण को समझेंगे, उसका व्यवस्थित अध्ययन करेंगे, तब हम उस पर विश्वास करेंगे। तो ये स्टेज हमारा प्रत्यक्षवादी स्तर होता है। सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने माना था कि समाज में हमें 2 स्थिति देखने को मिलती है, एक सामाजिक स्थैतिकी है और एक सामाजिक गतिकी है। इन्होंने समाज शास्त्र के अध्ययन के लिए ये 2 विषय वस्तु बांट के रखे हैं। सामाजिक स्थैतिकी में इन्होंने इसे इंग्लिश में सोशल स्टैटिक्स कहते हैं। और सामाजिक स्थैतिकी में इन्होंने कहा था कि समाज में जो स्थिर है उसका अध्ययन हम करेंगे, जैसे कि सामाजिक संस्थाएं हैं, धर्म है, व्यवस्था है। तो ये सब जो है
वो परिवर्तित नहीं होती है तो उसको हम लोग सामाजिक स्थितिकी में अध्ययन करेंगे। वहीं पे सामाजिक गतिकी में अर्थात सोशल डायनेमिक्स में समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका अध्ययन हम लोग सामाजिक गतिकी में करेंगे। इनका 2 कथन है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। समाजशास्त्र से संबंधित इन्होंने 2 कथन दिए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑगस्ट काम्टे का है। और दूसरा कथन है, ये आप सभी को पता है, बहुत ही इजी है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। काम्टे ने समाज को 3 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और फैक्ट मिल रहा है कि ऑगस्ट काम्टे ने समाज को 3 भागों में बांटा है। सैनिक समाज है, विधिक अर्थात लीगल समाज और औद्योगिक समाज। तो इसे मिलिट्री, लीगल और इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी कहते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि सैनिक, विधिक और औद्योगिक इन 3 समाजों की बात कौन करता है? तो ऑगस्ट काम्टे करते हैं। विज्ञानों के वर्गीकरण का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने विज्ञानों का श्रेणी क्रम या वर्गीकरण किया था। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले गणित को रखा है, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, समाजशास्त्र और लास्ट में इन्होंने एक ऐसा माना था कि भविष्य में नीति शास्त्र भी आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज देख लें तो जो गणित होता है, गणित को इन्होंने माना है कि सबसे ज़्यादा स्वतंत्र विषय है। 1 मिनट। गणित जो है वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र विषय है। वहीं पे अगर हम समाजशास्त्र की बात कहें तो इन्होंने कहा है कि ये परतंत्र विषय है, अर्थात ऊपर की जितने विषय हैं इन सब पे समाजशास्त्र निर्भर करता है। तो इसी से हम देख सकते हैं कि गणित जो है वो सबसे स्वतंत्र है, वो किसी पे निर्भर नहीं है। यही कारण है कि गणित जो है वो सबसे सरल विषय है। वहीं पे इन्होंने समाजशास्त्र को कहा है कि ये सबसे जटिल विषय है। तो ये आप लोग इसी के अनुसार याद रखिएगा। बस इतना याद रखिए, गणित आप लोगों को भी पता होगा, ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोग उसे अपनी लाइफ में सोच के देखिए। गणित को आप लोग देखिए, गणित मान लेते हैं कि आगे चल के किसी ने गणित नहीं पढ़ा हो या साइंस ग्रुप से नहीं पढ़ा हो तो ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग ये देखेंगे कि 9th 10th तक जो हम लोग हाई स्कूल तक मैथ पढ़ते हैं, मैथ एक ऐसा विषय होता है जिसमें किसी और विषय की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर हम भौतिकी की बात करें तो भौतिक में देखेंगे तो हमें मैथ की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमको कैलकुलेशन भी करना होता है। वहीं पे हमको खगोल शास्त्र की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो गणित जो है वो जब स्वतंत्र है, सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा सरल भी है। वहीं पे समाजशास्त्र परतंत्र विषय है, ऊपर की सारी विषयों पे निर्भर करता है। तो जब सब पे निर्भर करता है तो उतने ही जटिल भी होगा। तो इसी तरीके से आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। और अगर इसकी बात करें तो पहला लेटर हम लोग इसका ले लेते हैं याद करने के लिए। तो गणित को हम ले लेते हैं मैथ, इसका लेते हैं एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर इसके बाद से हम लेते हैं बायोलॉजी और फिर सोशियोलॉजी। तो MAPCBS, बस इतना याद आप लोग रखिए, MAPCBS, या फिर आप लोग याद रख सकते हैं 1 मिनट, या फिर आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं मैप याद रखिए और फिर उसके बाद से CBS रखिए। तो मैप CBS, बस इसे भी याद रखिए। तो आप लोगों को अब ये आप लोगों पे निर्भर करता है कि आप लोग कैसे इसे याद रख सकते हैं। बहुत इजी है याद करने का तरीका। अच्छा, इसके साथ ही हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये फैक्ट्स मैं विकीपीडिया से ली हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये फैक्ट और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हो सकता है कि किसी आने वाले एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी दिया जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ
यहाँ पे कि द मोटो ऑर्डेम ई प्रोग्रेसो, यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिखा है ऑर्डेम ई प्रोग्रेसो। ये आखिर में क्या है, इसे इंग्लिश में ऑर्डर एंड प्रोग्रेस कहते हैं। ये जो है इन द फ्लैग ऑफ ब्राज़ील इज इंस्पायर्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे's मोटो ऑफ पॉजिटिविज्म, लेमर पोर प्रिंसिपल। जो भी है ये आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को कुल मिला के मैं ये बता दूं कि ये जो है ये ब्राज़ील का फ्लैग है। इस पे जो लिखा गया है सिंबॉलिक तौर पे, जो मोटो लिखा गया ऑर्डेम ई प्रोग्रेसो अर्थात ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, ये ऑगस्ट कॉम्टे के जो कॉन्सेप्ट था ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, उसी से इंस्पायर्ड होके लिखा गया है। तो हो सकता है कि आने वाले किसी नेट के एग्ज़ाम में या फिर किसी हायर जो एग्ज़ाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के या फिर पीजीटी के एग्ज़ाम में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो पूछ दिए जाते हैं, उसमें इसे पूछा जा सकता है कि ऑगस्ट कॉम्टे के जो ऑर्डर एंड प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट है वो उसको लेके कौन सा देश है जिसने अपने जो नेशनल फ्लैग है अपने देश का जो झंडा है उसको उसने वो किया है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं कि ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है उसका ये नेशनल फ्लैग है और उस पे जो मोटो लिखा गया है ऑर्डेम ई प्रोग्रेसो, वो ऑगस्ट कॉम्टे के ऑर्डर एंड प्रोग्रेस के द्वारा इंस्पायर्ड है। ओके, एक फैक्ट यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ऑगस्ट कॉम्टे एंड पॉजिटिविज्म, ये बुक जो है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया है और ये वही जेएस मिल हैं जिन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था और इन्होंने बिल्कुल उनके विपरीत में अपोज में खड़े हुए थे और बोले थे कि नहीं, समाजशास्त्र जो है वो अर्थात सोशियोलॉजी जो नाम है वो नहीं होना चाहिए, उसको बदल दिया जाना चाहिए, उसका नाम बदल के इथोलॉजी रख देना चाहिए। और उन्होंने ही तब ये कहा था कि समाजशास्त्र जो है दो भाषाओं की अवैध संतान है। तो ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस जेएस मिल ने ऑगस्ट कॉम्टे को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, उन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे एंड पॉजिटिविज्म नामक बुक लिखी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ऑगस्ट कॉम्टे एंड पॉजिटिविज्म जो बुक है वो जेएस मिल के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, ये आज ऑगस्ट कॉम्टे से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे ज़्यादा जो कंटेंट है हमें नहीं लगता है कि पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है। और पीजीटी क्या, कोई भी ऑगस्ट कॉम्टे से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम है तो सिलेबस है अगर किसी भी एग्ज़ाम में, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कहीं पूछा जा सकता है, उसकी संभावना शायद ही होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स, मेरे पढ़ाने के तरीके पसंद आते हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें बताया करिए, लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।